हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। वी हैव ऑलरेडी डन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। किसी भी ऑर्डर में ये प्रिंसिपल्स आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस तो नहीं है कि पहले ये प्रिंसिपल बाद में ये प्रिंसिपल। मैंने यहाँ पे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है और हम उसके बाद एक के बाद एक प्रिंसिपल करेंगे। नंबर 1 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 3 डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 4 डिसिप्लिन। ये दो डी से रिलेटेड है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिए। नंबर 5 इक्विटी। नंबर 6 एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ई से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो ये दो प्रिंसिपल है। नंबर 7 इनिशिएटिव। नंबर 8 ऑर्डर। नंबर 9 रेम्युनरेशन। नंबर 10 स्केलर चेन। 11 स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। 12 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 13 यूनिटी ऑफ कमांड। 14 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसको नोट कर लीजिए एंड देन विल स्टार्ट वन बाय वन। लेट्स बिगिन विद द प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में बच्चों बताया जाता है कि देयर हैज टू बी बैलेंस या पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर द वर्ड्स नोन टू एवरीवन। आप सभी को पता है कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू डू द वर्क। तो जब भी कभी काम को बांटा जाता है, जब हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब भी किसी की कैपेसिटी जो है वो वर्कलोड से कम हो जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो वर्कलोड शेयर किया जाए और जैसे वो वर्कलोड शेयर होता है लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब वर्कलोड शेयर किया जाता है तो वर्कलोड का मतलब ड्यूटी, किसी काम को करने की ड्यूटी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है। तो जब वो ड्यूटी देगा तो डेफिनेटली उसको उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। यही सिंपल गाइडलाइन इस प्रिंसिपल में बताई गई है कि देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखिए क्यों होना चाहिए बैलेंस। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर। किसी को भी आप ज्यादा अथॉरिटी दे दें और उसको उसके बदले में कोई भी काम ना दें तो वो अपनी मिसयूज ही करेगा पावर्स को। और किसी को भी आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, ड्यूटीज उसकी ज्यादा दे दें और अथॉरिटी उससे कम रह जाए तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि वो ड्यूटीज फुलफिल ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कि कोई सेल्स मैनेजर है और उसको ये ड्यूटी दी जाती है कि आपको हर हाल में जो है सेल्स वो 20% बढ़ा के देनी है कंपनी को। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड उसको बहुत सारी अथॉरिटीज भी देनी होंगी। सपोज उससे कहा जाए कि सेल्स तो बढ़ानी है लेकिन डील्स फाइनलाइज आप कर नहीं सकते, कोई भी आप क्रेडिट पीरियड अलाउ करें या डिस्काउंट अलाउ करें तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी, आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है सब करने की। तो क्या वो सेल्स मैनेजर उसको अचीव कर पाएगा इंक्रीज इन द सेल्स? डेफिनेटली वो नहीं अचीव कर पाएगा क्योंकि उसके पास उस काम को करने की अथॉरिटी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? डेफिनेटली जो इफेक्ट्स ऑफ अ बैलेंस, नो ओवर बर्डन ऑफ वर्क। ओवर बर्डन कब फील करता है इंसान? जब उसके पास किसी काम को करने की पावर्स नहीं है तो उसको लगेगा बहुत ओवर बर्डन है। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस कर देंगे तो सबऑर्डिनेट्स को ओवर बर्डन नहीं लगेगा। नो डिलेज इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सबऑर्डिनेट्स अपने काम को करने में टाइमली उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे, उसमें कोई डिलेज नहीं होंगे। नो मिसयूज ऑफ पावर। और पहले भी आपको बताया था कि हमेशा हर प्रिंसिपल में बच्चों हमेशा आपको क्या देखना है, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे कॉज क्या हो गया? कॉज तो यही हो गया बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉज हो गया। और ये इसके स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं। हर एक प्रिंसिपल जो भी होगा ना, अल्टीमेट इफेक्ट तो उसका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं वो आपको लिख लेने हैं। तो हम हर प्रिंसिपल ऐसे ही करेंगे, डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल, उसके साथ कोई उसका एग्जाम्पल करेंगे और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो साथ साथ हम करेंगे।
और अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ देयर इज नो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी द वायलेटिंग इफेक्ट? तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इसी को हम किस में चेंज कर देंगे? वायलेटिंग इफेक्ट में कर देंगे कि देयर विल बी ओवरबर्डन ऑफ वर्क, there will be delays in the completion of the work, there will be misuse of power. So this language you can use for the violating effects. अगर आपसे positive effects पूछे जाएं तो आप इस तरह से लिख देंगे. So I hope this is a very simple principle that there has to be a balance between authority and responsibility. Another principle of management which also talks about some balance is centralization and decentralization. जैसे हमने पढ़ा था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि there has to be a balance between authority and responsibility, इसी तरह से इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि there has to be balance between centralization and decentralization. अब मतलब क्या होता है सेंट्रलाइजेशन का? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल. अगर एक टॉप लेवल जो है वो सारे डिसीजंस जो है वो खुद ही लेती है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेने नहीं देती, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. और दूसरा उसका अपोजिट है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट ऑल द लेवल्स. इसका मतलब कि टॉप लेवल कुछ डिसीजंस अपने आप लेती है और बाकी डिसीजंस मिडिल और लोअर लेवल को देने के लिए छोड़ देती है. तो अब इसमें क्या बताया गया है इस प्रिंसिपल में कि इन दोनों के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है तो जो मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है उनको काम करने में दिक्कत आएगी, बार बार टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले. और अगर पूरी डिसेंट्रलाइजेशन है तो इसका मतलब कि वहां पे टॉप लेवल की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है, अंडरमाइन हो रही है. तो इसीलिए बताया गया है कि कैसे वो बैलेंस हो सकता है कि अगर हम सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करें थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से क्या अचीव किया जा सकता है? सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट एंड मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन. और सेंट्रलाइजेशन से क्या अचीव किया जा सकता है कि जो मैनेजर्स की अथॉरिटी है वो रिटेन रहे, उनकी पावर्स जो है वो रिटेन रहे. तो इस तरह का बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. और उससे इफेक्ट्स क्या होंगे? फास्ट डिसीजंस एट द ऑपरेटिव लेवल. अगर ऑपरेटिव लेवल के पास ऑलरेडी पावर्स हैं तो उसको बार बार टॉप मैनेजमेंट से परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी और वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, तो दे कैन टेक द फास्ट डिसीजंस. इसी तरह से दूसरा इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जो एरियाज हैं वो उन्होंने अपने पास रख रखे हैं तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने वर्कर्स पे. तो इफ वी हैव द बैलेंस बिटवीन द टू वी कैन अचीव बोथ द थिंग्स. तो इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर जो है ना, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं बता रखी है कि हाउ मच शुड बी द सेंट्रलाइजेशन, हाउ मच शुड बी द डिसेंट्रलाइजेशन. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड कर लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अभी नई नई है और या टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड काम है तो अभी हम लोअर लेवल पे काम नहीं छोड़ सकते, तो वो लोग सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रख देंगे. और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी हो चुकी है तो वो उनके वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हैं, ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंसी वो अचीव कर चुके हैं, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है. इसका मतलब कि जो सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रख सकती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम को बांटा ही जाना पड़ेगा तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है. सो देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन और द डिग्री, it depends upon the size and the nature of the organization, how much should be the centralization and how much should be the decentralization. But actually there has to be a balance between the two so that there can be fast decision making also and so that the top management can retain its authority and strict control also. Another very important principle is division of work. What are the guidelines in this principle? Each work should be divided into small tasks. काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए. देन ईच टास्क टू बी परफॉर्म बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट. और वो जो छोटा छोटा सा भी हिस्सा है हर हिस्से को हम किससे परफॉर्म करवाएं? स्पेशलिस्ट से. इसका मतलब कि जिसके अंदर उस काम को करने की कैपेबिलिटी हो उससे वो काम करवाना है. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज द ह्यूमन एफर्ट्स. ये बताया जाता है कि ह्यूमन बींग्स के टैलेंट को यूटिलाइज करने का ये बेस्ट गाइडलाइंस है डिवीजन ऑफ वर्क की.
रिजल्ट क्या बताया है, व्हाट इज अचीव, डिवीजन ऑफ वर्क जो हो गया वो कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। व्हाई दिस प्रिंसिपल इज सजेस्टेड, टू अचीव स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कब अचीव होती है, जब हम एक ही काम को रिपीटेडली बार बार करते हैं, और वो भी वो करता है उस काम को जिसके अंदर उस काम को करने की कैपेबिलिटी है। जब भी ऐसा किया जाता है तो उस काम को करने की स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, परफेक्शन, सारी चीजें एनहेंस हो जाती हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी इवेंट के लिए इनविटेशन कार्ड्स बनवाने हैं क्लास में, तो एक तरीका तो यह है कि मैं कोई से भी 3-4 बच्चों को बोल दूं कि आप 4 इनविटेशन कार्ड्स जो हैं वो बना के ले आना। तो 4 बच्चे 4 इनविटेशन कार्ड बना के ले आए, अगले दिन उन्होंने मुझे दे दिए। और अब वो क्या होगा कि वो कार्ड जो है, हो सकता है कि उनका यूनिफॉर्मिटी भी ना हो, और वो कार्ड उस ढंग से ना बने हो जैसा कि मुझे चाहिए थे। नाउ ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मुझे पता है कि क्लास में एक बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, और एक बच्चा जो है वो बहुत स्पीड से कटिंग कर देता है, और मुझे उनकी कैपेबिलिटीज पता है, फिर मैंने उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करा, और मैंने बोला कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ कटिंग करो, कार्ड्स की शेप बता दिया मैंने कि राउंड शेप में कार्ड्स बनाओ, तो वो जल्दी जल्दी राउंड शेप में एक बच्चे ने बना दिए। फिर दूसरे बच्चे से मैंने कहा कि इसका बॉर्डर बना दो, तीसरे बच्चे से मैंने कहा कि तुम इसमें अच्छी सी ड्राइंग या कोई पेंटिंग बना दो, और चौथे बच्चे से मैंने कहा कि इसमें कंटेंट लिख दो। तो अब क्या हो रहा है कि हर एक बच्चा जो है वो एक इंडिविजुअल काम पे ही कंसंट्रेट कर रहा है, और उस काम पे कर रहा है जिसको करने में उसके पास एक्सपर्टीज भी है। तो डेफिनेटली अब जो कार्ड बनेंगे वो बहुत ही सुंदर और वैसे कार्ड बनेंगे जैसे मुझे चाहिए थे, क्योंकि मैंने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम को बांटा, और उससे मैंने क्या अचीव करा, स्पेशलाइजेशन। हर एक बच्चा जो है वो बहुत स्पीड से काम कर रहा है क्योंकि उसको वो काम करना आता है, एक्यूरेसी से कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, कॉन्फिडेंस उसका ज्यादा है, परफेक्शन उसमें ज्यादा है। तो यही बिल्कुल सीधी सी बात प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में बताई गई है कि जब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर छोटे हिस्से को एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली क्या अचीव होगा, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही किया जाता है कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज के ग्रुप बना दिए जाते हैं। ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर प्लेस्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट, फंड से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट को ऊपर एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर दिया जाए और वो उस काम को करे ताकि वो उसमें परफेक्शन अचीव कर सके, ताकि वो उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव कर सके। अगर आपको याद हो तो यही जो गाइडलाइंस हैं वो फंक्शनल फोरमैनशिप में भी बताई गई थी, जहां पे ऑपरेटिव लेवल पे अपॉइंटमेंट ऑफ द 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए गए थे कि वो हर स्पेशलिस्ट जो है सिर्फ वही काम करेगा जो कि उसका एरिया है, ताकि वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एम्प्लॉइज को गाइड कर सके और एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को एनहेंस किया जा सके। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट कोरिलेट्स विद द प्रिंसिपल और द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप ऑल्सो। अनदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बच्चों आपको और हमको सभी को पता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है उसकी सक्सेस के लिए। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स प्लस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब भी कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है, डेफिनेटली एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो साइन किया जाता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। उसमें सारे रूल्स भी लिखे होते हैं और उस एग्रीमेंट में और बहुत सी चीजें बताई जाती हैं जो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को फॉलो करने होते हैं। तो इसीलिए दोनों चीजों का पे इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो एग्रीमेंट में बताया गया है सबकी रिस्पेक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं चाहिए, इवन द मैनेजमेंट हैज टू बी डिसिप्लिन्ड। तो डिसिप्लिन वर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट हैज टू बी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। और कहीं कहीं पे एक क्वेश्चन इस तरह की लैंग्वेज में पूछा जाता है कि व्हाई इज डिसिप्लिन कंसिडर्ड टू बी द टू एज टूल। टू एज टूल का मतलब कि उसको दो एज टूल इसलिए माना जाता है क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन एक तरफ नहीं चाहिए, दोनों तरफ डिसिप्लिन चाहिए। मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन होनी चाहिए और वर्कर्स भी डिसिप्लिन होने चाहिए। अब उसके लिए कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं
और वो सजेशंस उस बेसिस पे दिए गए हैं कि पहले हमारे पास ये आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली इनडिसिप्लिन के कारण क्या बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का इंडिविजुअलिज्म है और किसी भी तरह की हार्मोनी नहीं है, तो इनडिसिप्लिन अराइज होता है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इनडिसिप्लिन के, कि मान लीजिए सुपरविजन ही अच्छा नहीं है, सुपरवाइजर जो अपॉइंटेड है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे नहीं है, केपेबल ऑफ सुपरविजन नहीं है, या जो उन्होंने एग्रीमेंट्स करे हैं उसमें उन्होंने कुछ अनफेयर कर दिया, कुछ प्रॉमिस करा था लेकिन बाद में वो नहीं करा, या पार्शियलिटी है, मैनेजमेंट के कुछ लोग किसी के साथ पार्शियलिटी करते हैं, तो जिन वर्कर्स के साथ इनजस्टिस होती है उनको लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। कभी कभी एम्प्लॉइज के पार्ट पे भी इनडिसिप्लिन होता है, वो ऑनेस्टी से अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों जो है दे शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। मान लीजिए कि वर्कर्स ने ये प्रॉमिस करा मैनेजमेंट को, वर्कर्स ने, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है और उनको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ रहा है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस करा कि हम एक्स्ट्रा टाइम के पैसे नहीं लेंगे। तो ये उन्होंने कमिटमेंट की, लेकिन मैनेजमेंट को एक्चुअली लॉस हुआ और वर्कर्स क्लेम करने लगे कि हमें एक्स्ट्रा टाइम के जो हमने काम करा उसके भी पैसे दीजिए, तो डेफिनेटली फिर इससे मैनेजमेंट नाराज हो जाएगी, इनडिसिप्लिन अराइज हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट ये एग्री करती है कि जैसे ही हमारे लॉसेस कवर अप हो जाएंगे उसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा टाइम के पैसे देने शुरू कर देंगे, और वो उसके बाद भी ऐसा नहीं करती है, तो वर्कर्स नाराज हो जाएंगे, तो फिर इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। तो हमेशा क्या होगा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स अगर एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर करे हैं उनके ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या जो रूल्स बना रखे हैं वर्किंग कंडीशंस के काम करने के उनको ना तो मैनेजमेंट फॉलो कर रही है ना वर्कर्स ही फॉलो कर रहे हैं, तो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर इनडिसिप्लिन। तो फेयोल ने सजेस्ट क्या करा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस जो हैं वो इस प्रिंसिपल से रिलेटेड दिए गए हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे अच्छे सुपीरियर्स होंगे, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होंगे, और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होगी। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज मतलब कि जब हम पेनल्टीज दे रहे हैं तो सबको बराबर बराबर की पेनल्टीज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गलती के लिए किसी को ज्यादा दंड दिया जा रहा है किसी को कम दिया जा रहा है, तो बराबर के हिसाब से ही सबको ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो यहाँ पे देखिए बच्चे एक यूनिक इस प्रिंसिपल में क्या चीज है कि ये सारे जो है ना वो कॉजेज हैं और जो उसका इफेक्ट है वो है डिसिप्लिन, ठीक है। तो ज्यादातर तो प्रिंसिपल के जो नाम है वो कॉजेज है और उनके फिर हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब कॉजेज हो गए कि इफ वी हैव गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, एंड इफ वी हैव अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, व्हाट कैन बी अचीव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, that is the discipline, the effect is the discipline. So these are the very very important keywords that you have to keep in mind that is suggested in this principle to achieve discipline in the organization. Another very important principle that talks about that how the employees should be treated in the organization is equity. Equity के लिए एक इक्वेशन दी जाती है कि equity का मतलब justice or fairness and kindliness in the organization. काइंडलीनेस का मतलब कि एम्प्लॉयज को काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए, नॉट लाइक मशीन्स, और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। और यहाँ पे मैंने स्टार लगाकर लिख दिया यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स ऑल्सो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़े या हार्श भी होना पड़े, तो वो भी अलाउड है, लेकिन इट इज अलाउड समटाइम्स ओनली। ज्यादातर क्या होना चाहिए कि हमेशा काइंड होना चाहिए एम्प्लॉयर्स को और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और उसको और एक्सप्लेनेशन के लिए क्या बताया गया है कि ऐसा कब हो सकता है, when there is no discrimination on account of religion, region, caste, gender, language, nationality, किसी भी हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए
मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है इसलिए आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, या उसकी नेशनैलिटी की बेसिस पे उसके साथ कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो इस तरह के ट्रीटमेंट को बिल्कुल मना किया गया है। क्योंकि अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो एम्प्लॉयज विल नॉट फील देमसेल्व्स टू बी द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनी काइंड ऑफ indiscrimination, partiality, that will spoil the superior subordinate relationship, और जब उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट और काइंड ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयज के साथ, तो उससे क्या अचीव होगा, इफेक्ट्स क्या होंगे? मोटिवेशन और मोरल जो है वो एम्प्लॉयज का हाई रहेगा, उनके अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा, और जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब इन सब के बाद बच्चों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इक्विटी को इक्वालिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। अगर ये यहाँ पे फेयरनेस या जस्टिस होती तो हम इसको इक्वालिटी भी मान सकते थे, लेकिन जब इसमें ये वर्ड ऐड हो जाता है ना काइंडलीनेस, तो कभी कभी काइंडलीनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अनइक्वल भी होना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि वो अपने वर्कर्स को अगर वो बिना इंफॉर्मेशन की छुट्टी लेते हैं तो वो वर्कर्स की लीव विदाउट पे कर देते हैं। अब सपोज एक किसी पर्टिकुलर डे पे 2 लोग एब्सेंट हुए और एम्प्लॉयर ने वहां पे रिमार्क लिख दिया कि लीव विदाउट पे एंड बोथ ऑफ देम हैव नॉट इन्फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन जब नेक्स्ट डे एम्प्लॉयर को पता लगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो एब्सेंट था वो इसलिए था कि वो कहीं घूमने गया था, पिकनिक पे गया था और उसने इन्फॉर्म नहीं करा, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन जो था वो इसलिए एब्सेंट था कि उसके घर में किसी नियर वन की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया, तो उसने कहा कि दूसरे वाले वर्कर की छुट्टी ना काटी जाए, हालांकि उसने भी रूल को वायलेट करा था। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि दोनों को उसने इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो अनइक्वल हुआ बट फॉर द सेक ऑफ काइंडलीनेस। समझ में आ रही बात आपको? तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे इक्वालिटी और इक्विटी को समझने के लिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है जो ज्यादा दिया जाता है कि सपोज मेरे पास जो है 3 लोग हैं और एक दीवार है उनके सामने, इनकी हाइट्स अलग अलग है, एक 4 फीट का पर्टिकुलर पर्सन है, एक 5 फीट का है और एक 6 फीट का है, और इनको जो फेंस है, ये जो दीवार है वो 5.5 फीट की है, और इसके बाद उनको मैच देखना है इस दीवार के दूसरी तरफ। अब क्या है कि क्योंकि ये नहीं देख पा रहा, ये नहीं देख पा रहा, ये तो देख पा रहा है, मेरे पास 1-1 फीट के 3 स्टूल पड़े हुए हैं या चेयर्स हैं, कुछ भी है। तो अब अगर इक्वल ट्रीटमेंट हो, सपोज मैं ये तीनों को 1-1 स्टूल जो है वो दे दूं। अब जब तीनों को 1-1 स्टूल दूंगी तो ये जो है अभी भी पहला वाला 5 फीट पे पहुंच पाएगा, ये जो है वो 6 फीट का हो जाएगा और ये जो है वो 7 फीट का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों तो मैच देख पाएंगे, लेकिन ये वाला तो अभी भी मैच नहीं देख पा रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको तो स्टूल की जरूरत ही नहीं है, तो इसका भी एक स्टूल लेके मैं यहाँ पे एक और दे दूं, जब वो 2 स्टूल्स पे खड़ा होगा तो अब ये 6 फीट का हो जाएगा और अब तीनों ही मैच जो है वो देख पाएंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि उनको मैच दिखाना, तो उसके लिए हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट भी करना पड़ा। तो इसीलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इक्विटी और इक्वालिटी बराबर है। इक्विटी का मतलब तो ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन सारी बेसिस पे, लेकिन क्योंकि उसके साथ साथ काइंडलीनेस वर्ड भी एडेड है, तो हमेशा दोनों चीजों का ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हर एक को राइट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकें। सो इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एज वेल एज काइंडनेस, so that we can achieve good superior subordinate relations, increased turnover, satisfaction among the employees and high motivation of the employees. So the cause is fairness and kindliness, the effects are in front of you. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ये दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इस प्रिंसिपल में क्या गाइडलाइंस है
कि there should be team spirit, there should be unity, there should be harmony among the employees. Every management should try to build these qualities among the employees, and it suggests that there should be replacement of I with we. इसका मतलब किसी भी तरह का इंडिविजुअलिज्म, I का मतलब इंडिविजुअलिज्म और V का मतलब कोऑपरेशन। तो इसका मतलब कि इस प्रिंसिपल में फिर से क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में इन अ ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, किसी भी तरह का उनके बीच में इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। और उससे क्या इफेक्ट्स बताए गए हैं कि क्या अचीव होगा उससे, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानेंगे, उनके जो ग्रुप गोल्स हैं वो टाइमली अचीव हो जाएंगे, और इससे जो पेनल्टीज का जो इस्तेमाल है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगा। कैसे? से फॉर एग्जांपल के एक ग्रुप है और उसको ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट दे रखा है कि उनको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उस ग्रुप को। अब सपोज उस ग्रुप में 5 वर्कर्स हैं, तो उसी हिसाब से हर एक वर्कर को 20-20 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब सपोज एक ये वर्कर जो है ये बीमार पड़ जाता है या किसी भी वजह से ये 20 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से बाकी के बचे हुए वर्कर्स को अब क्या करना चाहिए कि इसके 20 यूनिट आपस में बांट लेने चाहिए। तो अगर हर वर्कर 5-5 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हर एक 25-25 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तो भी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को इस ग्रुप को पेनलाइज नहीं करना पड़ेगा। So very simple principle that there has to be cooperation among the workers, and what is achieved through this cooperation, group goals are achieved on time, and it is a source of motivation also, it is a source of mutual trust and belongingness among the employees. So I hope it's very very simple to understand. Next principle शुरू करते हैं बच्चों। Next principle है initiative. Initiative का मतलब होता है taking first step with self motivation. बच्चों ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है, प्लानिंग का काम करती है, और मिडिल लेवल लोअर लेवल एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीजें जो रियलिटीज होती हैं उसके बारे में टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं होता। रियल लाइफ सिचुएशन से डील कौन करता है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि हम उन्हीं लेवल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें कि आप ही प्लान आउट करिए और आप ही एग्जीक्यूट करिए, तो वो बेटर होगा। कैसे? क्योंकि जो एनकरेजमेंट होना चाहिए वो थिंकिंग आउट और एग्जीक्यूशन पे होना चाहिए। इसका मतलब कि फेयोल ने सजेस्ट करा कि इनिशिएटिव प्रिंसिपल में कि जो वर्कर्स हैं they should develop their plans on their own and then they should carry out the plans. देखिए एक तो अल्टरनेटिव है कि सपोज मैं लोअर लेवल पे काम कर रही हूँ, मेरे लिए किसी और ने प्लान बनाया और वो मुझे एग्जीक्यूट करना। दूसरा अल्टरनेटिव है मुझसे कहा जाए कि आप ही प्लान बनाइए और आप ही एग्जीक्यूट करिए। डेफिनेटली दोनों अल्टरनेटिव में से कौन सा बेहतर है? जब मैं अपने लिए खुद ही प्लान कर रही हूँ और उसी को एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे कि वर्कर्स के अंदर फीलिंग आएगी बिलोंगिंगनेस की कि हम भी कुछ हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी भी बात सुनी जाती है, हमें भी इतनी अपॉर्चुनिटीज दी गई कि हम प्लान्स बना सकें। तो वो उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करेगा। वो हायर लेवल की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें अभी से अगर वो फुलफिल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उनके चांसेस ऑफ प्रमोशन भी है, और हायर लेवल का भी काम कम हो जाएगा क्योंकि वो अपनी वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप ही सोचिए और आप ही इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा कि हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी देख चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का भी यही मतलब होता है कि लोअर लेवल के वर्कर्स को हमने डिसीजन मेकिंग पावर्स दे रखी है, तो प्लान आउट की पावर भी हमें उनको दे दी कि आप ही प्लान आउट करिए, आप ही एग्जीक्यूट करिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों ध्यान रखनी है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको कंफ्यूज हो जाते हैं डिसरिस्पेक्ट या डिसोबीडियंस से, कि इनिशिएटिव का मतलब कि हमें अपनी मर्जी चलानी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह से अपने सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट या डिसोबे नहीं करना है, बल्कि उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी काम दिया जाए तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें सजेशंस दे सकें, और अगर आपके सजेशंस वैल्यूएबल हैं तो टॉप मैनेजमेंट उन्हें सुने, अपने डिसीजन मेकिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करे, या आप ही से कहे कि आप प्लान्स बनाइए और एग्जीक्यूट करिए।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें फिर से इस बात पे इंपॉर्टेंस दी गई है कि वर्कर्स शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू जस्ट लाइक मशीन्स. Their participation is equally important in the overall decision making of the organization. ठीक. तो बच्चों, आउट ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स हमने अभी तक 7 प्रिंसिपल्स कवर अप कर लिए हैं. सारे के सारे 7 प्रिंसिपल्स में हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग, उसके साथ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बताए हैं कि एवरी प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन में सजेस्ट किया गया है उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये सारी चीजें आई होप अभी तक आपको क्लियर होनी चाहिए. रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हम पार्ट 2 में कर लेंगे, लेकिन इन 7 प्रिंसिपल्स से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं, आप साथ साथ पूछ लीजिए बच्चों मुझसे. मेरे लिए वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन का भी काम करता है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे पुराने कोई भी डाउट्स या क्वेरीज नहीं रहने चाहिए. सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज.